2014 में पावर चेंज हुई तो लोगों को लगता था ये तो फ्लूक था, तुक्का था, 19 में लौट आएंगे। 19 के बाद छटपटाहट बढ़ गई। अब आप जाके चेक करिए, 2021 में पूरी दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है 21, 22, 23 में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। उसके बाद 2021 मार्च में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है, जिसमें कि वो बाकायदा एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं कि हिंदू मेजॉरिटरिज्म को कैसे कंटेन करना है, और उसके लिए लगभग $4 लाख का फंडिंग सिर्फ पेपर बनाने के लिए की जाती है, नॉट फॉर प्रोजेक्ट। तो उसमें आता है कि कास्ट डिवाइड को बढ़ाना है और इसके लिए कास्ट सेंसस के इशू को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह डिसीजन लिया कि कास्ट के आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रक्टिव हाथों में नहीं जाने देना है, उसका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं 2020 से पहले का उनका कोई डिमांड दिखा दीजिए। अब यह संयोग है या प्रयोग है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं विच यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर सोर्सेज। अब आप देखिए, एक नया दौर शुरू हुआ भारत के अंदर डिवीजन क्रिएट करने का। याद करिए, कर्नाटका के एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि साउथ जो है वो ज्यादा टैक्स देता है, नॉर्थ कम देता है। तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा तो क्या अलग हो जाना चाहिए? हाँ, हम अलग होने की सोचेंगे, नॉर्थ साउथ के डिवाइड करो। उसके बाद क्या डायलॉग बोला तेलंगाना के सीएम ने बिहार के लोगों के लिए कि उनका डीएनए खराब है और हमारा डीएनए अच्छा है? क्या बोला तमिलनाडु के मिनिस्टर ने यूपी और बिहार के लोगों के लिए? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, वो कहते हुए यहां सफाई करने के लिए आते हैं। अब आप देखिए, तमिल और हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट 60s में सुना था। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय बनाम मराठी की बात हुई थी, पर मराठी बनाम हिंदी का टसल आप पहली बार देख रहे हैं। अब कन्नड़ बनाम हिंदी का टसल आप पहली बार देख रहे हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने में आप बांग्ला बनाम हिंदी का टसल देखेंगे, क्योंकि भारत को लड़ाना है, दक्षिण और उत्तर को लड़ाना है, प्रांतों को लड़ाना है, भाषाओं को लड़ाना है। और मजे की बात, जिन्होंने अपनी भाषा में कभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाया नहीं, वही लड़ाने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी की सरकार ने आके 16 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। अब सोचिए, प्रांत पे लड़ाना है, क्षेत्र पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी साकार होना है। इसलिए ये चैलेंज हमारे लिए अंदर से है। जैसे हम लोग एक दौर में जब बच्चे थे तो संग में एक गीत था कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। तो वो चीज़ की अगली पंक्ति आज बहुत गंभीर है। राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, मतलब रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बाहर भारत के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं, मगर अंदर बस एक पंक्ति याद रखिएगा, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, फैक्चुअल पोजीशन मैंने आपके सामने रखी, आगे क्या होने वाला है एक शॉर्ट टाइम में, ये फ्यूचर आगे रखा, मगर इसके साथ साथ भारत दुनिया को देने क्या जा रहा है इसको भी समझिए। भारत का राइज किस लिए होने जा रहा है? वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए नहीं होने जा रहा है। आप एक हिस्टोरिकल पैराडाइम शिफ्ट को समझिए। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन राइज कर रही है। इट इज अवेकनिंग फ्रॉम ए स्लंबर ऑफ मिलेनियम। और इसीलिए उन सबको डर लग रहा है, क्योंकि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस की कमी है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां, थिंक टैंक, थियोलॉजियंस हैं, उनको पता है कि इंडिया और हिंदू सोसाइटी का राइज नहीं होना चाहिए, वरना बहुत खतरा हो जाएगा। और मैं ये भी कहता हूं, भारतीय समाज में हर वर्ग कुछ ना कुछ सीख देता है। मुस्लिम समाज की बहुत अच्छी बातें हैं जो सीख देती हैं। वहां पर वो कहते हैं हमें गैस मिली, ठीक है, हमें
शौचालय मिला, हमें घर मिला, आयुष्मान भारत मिला, वो सब तो ठीक है, हेल विद इट। ये बताओ मेरी कौम के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे आदमी कहता है अरे मुझे ये इतने हजार रुपए का ये फायदा मिल गया, मुझे थोड़ा फ्री का ये मिल गया, फ्री का ये मिल गया, फ्री मेरा फ्यूचर, हेल विद इट। एक समष्टि भाव से चल रहा है, टीम स्पिरिट से, और एक इंडिविजुअल स्पिरिट से। मैं स्पष्ट कहूं, किसी को बुरा भी लग सकता है, एक वर्ग स्वार्थपरक दृष्टि से सोच रहा है, अपना स्वार्थ, अपने क्षेत्र का स्वार्थ, अपने वर्ग का स्वार्थ, अपनी जाति का स्वार्थ। और जब आप स्वार्थों में बंटते हैं तो क्या होता है, आखिर में जाके कटते हैं। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो देख ले, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूं जाते जाते। भारत में एक इलाका था सिलहट, जो अब बांग्लादेश में चला गया। सिलहट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, और बाई वोटिंग ये डिसाइड होना था कि वो भारत में आसाम का हिस्सा बनेगा या पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। वहां पर हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी थी, जिसके जोगेंद्रनाथ मंडल ही उसके नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए। उन्होंने, जो आजकल भीम मीम कहा जाता है ना, उसमें आके उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिन्ना से बात हो गई है और वी विल रिमेन इन विद द साइड ऑफ मुस्लिम लीग एंड देन वी विल मोर फ्लरिश देन द सो कॉल्ड हिंदू इंडिया विच इज इमर्जिंग। और उन्होंने अपनी जाति का वोट डलवा दिया तो हिंदू वोट डिवाइड हो गया एंड सिलहट बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड this happened in 1947, just 3 years after, in 1950 see the resignation letter of जोगेंद्रनाथ मंडल। वो पैथेटिक होके कहते हैं कि उन्हीं की जाति के लोगों के घरों में आकर गांवों में आग लगाई गई, लोगों को मारा गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ, और कहा गया एक ही रास्ता है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और दुखी होकर वो भारत भाग के आए। तो जयचंद से लेके जोगेंद्रनाथ मंडल तक जिसने कट्टरपंथियों का साथ दिया है, उसका हश्र क्या हुआ, इस देश को याद रखना चाहिए। तो फिर मैं एक बात कहूं कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जो जनरल बिपिन रावत ने 2.5 वॉर की गई थी। लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बी रेस्ट एश्योर्ड, इंडिया का टाइम आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है। कैसे? बड़े बड़े दिव्य महापुरुष कह के गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपना अंतिम समय, जब 1901 में वो अमरनाथ की गुफा में गए, 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने बाहर निकल के कहा था, मैंने ध्यान लगा के देखा, भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। तो 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई, और जाके चेक कर लीजिए 2003-4 में इंडिया की सक्सेस स्टोरी होनी शुरू हुई। एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2003 and 4 वी टच 10% ग्रोथ रेट। ठीक है, एक ही क्वार्टर के लिए तय की। 2004 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो 175 साल का है, और इसमें ये शुरू से, जब ये 175 साल पूरे होंगे, इसके बाद इंडिया अपनी पीक की यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस 175 साल के संक्रमण काल का उन्होंने प्रारंभ माना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न इन 1836 एंड 175 2011 में होते हैं। अब 2012 के बाद भारत में कुछ तो बदलाव दिखा था ना। इसका मतलब अब वो भारत की वो यात्रा शुरू हो गई है, और वो शुरू होकर विश्व को क्या संकेत देगी, ऐसे समझिए। अभी इस बार कुंभ हुआ, 66 करोड़ लोग आए। दुनिया में 72% लोग ऐसे थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर का पहला कुंभ था, जिनको ये पता ही नहीं था कि भारत में कोई इतना बड़ा आयोजन होता है। 50 लाख लोग बाहर से आए 66 करोड़ में, जो गैर हिंदू थे। किसी ने नहीं कहा, उनको रोका नहीं। और सोचिए, उनकी इच्छा थी कि भारत में आए। कोई गैर क्रिश्चियन कहता मुझे वेटिकन जाना है, धार्मिक यात्रा से, टूरिस्ट के लिए नहीं। कोई गैर मुस्लिम कहता है कि मुझे हज जाना है, और अगर कह दे तो सबसे पहली शर्त होती कन्वर्ट हो जाओ। यहां 50 लाख आए, सबने आकर श्रद्धा से आकर ये किया, और कोई कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा गया। आज राहुल गांधी जी इतना डायलॉग देते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी 2001 में आई थी, कुंभ मेले में स्नान करके गई संगम नोस पे। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में हमारी सरकार थी। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी उस समय यूपी के सीएम थे। किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। वो आज बगैर कन्वर्ट हुए हज की यात्रा करके दिखा दें। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो आबे जमजम में जाके उसका पानी लेके दिखा दे बगैर कन्वर्ट हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के सामने
ये जो चेंजेस हैं, मगर अब देश ट्रांसफॉर्म होने के लिए आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े लोगों ने यह संकेत भी दिया है और आप यूं समझ लीजिए, हम उन्हें मैसेज क्या देंगे? वो 50 लाख लोग आए, क्या देखने आए यहां? मैं एक बात रिपीट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, यद्यपि ये बात मैं पहले बोल चुका हूं। उन्होंने कहा दुनिया में सुख किसमें है? कहा पैसा मिल जाए तो सब सुख है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये मार्क्स की थ्योरी थी। दूसरे ने कहा शारीरिक सुख मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। तीसरे ने कहा नेम एंड फेम मिल जाए बस दुनिया में सब कुछ बढ़िया है। मगर जब वो आते थे, नागा साधुओं को देखते थे तो वो चौंक जाते थे। अरे भाई, इनको क्या चाहिए? ना पैसा चाहिए, न फिजिकल प्लेजर चाहिए, न नेम एंड फेम चाहिए। आप किसी नागा साधु के पास जाएं, आपका कोई काम हो गया हो तो आपने तमाम किस्से सुने होंगे, वो डांट के भगा देते थे, कभी कभी गाली बक देते थे। तो आपको लगता था भाई इसमें क्या है, मैं तो साधुवाद देने गया था और आप जो हैं वो मुझे डांट दिए, इसलिए कि वो नेम एंड फेम से भी दूर रहना चाहते थे। तो जब वो आते हैं तो भारत को देखकर उनके कॉन्सेप्ट में और हमारे कॉन्सेप्ट में क्या फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है, जिसे एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा कि वेस्ट की थॉट और हमारी थॉट में अंतर जो कुंभ के नागा साधुओं में दिखता है कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रॉइड भी फेल। तो इसलिए मैं लास्ट में कहता हूं, बिल्कुल आश्वस्त रहिए, इंडिया का समय आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो इसे एक पंक्ति में कहेंगे, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और लास्ट में यह भी समझ लीजिए, गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, बस वर्तमान में कोई गलती नहीं करनी है। इसलिए गौरवशाली था भूत, भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।